आज हम कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। आज हम पहला सवाल करेंगे। हमारा पहला सवाल है जिसमें हमें सिद्ध करना है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो उसके लिए पहले हम मान लेंगे हमें इसको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम इसके विपरीत मानकर चलेंगे। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अतः हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 बराबर r/s, जहाँ r व s पूर्णांक हैं और s 0 के बराबर नहीं है। हम परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ के आए हैं कक्षा 9 में कि परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक होते हैं जो, और हर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ हमने p और q की जगह सिर्फ r और s लिए हैं। अब हमने लिखा है, मान लेते हैं कि r व s में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब उससे r व s को भाग देने पर हम पाते हैं वर्गमूल 5 बराबर a/b, जहाँ a व b सह अभाज्य हैं। इसका मतलब क्या है? हम ये कह रहे हैं कि ये जो r और s, ये r/s है। हमने ये मान लिया कि r और s में अगर कोई गुणनखंड है उभयनिष्ठ एक के अलावा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ऐसा गुणनखंड जो r में भी आया हुआ हो और s में भी आया हुआ हो। उदाहरण के लिए मान लो एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, 4 और 6 ले लिया। ठीक है, मान लो r की वैल्यू 4 है, s की वैल्यू 6 है। तो अगर हम इसको इनके गुणनखंड कर देंगे तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2, इसके आएंगे 2 गुणा 3। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है दोनों में आया हुआ है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हमने इसमें कहा कि भाई r और s में मान लो एक के अलावा, एक की बात नहीं हो रही, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पे हमें 2 मिल गया, तो कहता है उसे भाग कर दो। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमने इसको भाग कर दिया 4/6 को। तो अगर 4 को भी तुम 2 से भाग कर दो, मतलब 2 हमारा क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और 6 को भी 2 से भाग कर दो तो हमारा आ जाएगा 2/3। तो भाग करने का मतलब क्या होता है? भाई जैसे 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इससे हम इसको काट भी सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उत्तर 2/3। मतलब काटना और भाग करना एक ही बात होती है। तो हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड को भाग कर दिया और भाग करके हमारा अलग नंबर आएगा। अलग नंबर आ रहा है, देखो। तो जो नंबर हमें प्राप्त हुआ हमने वो नंबर मान लिया a/b नंबर मान लिया कि जो r और s है उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने के बाद हमारे पास नया नंबर आया a/b। ठीक है, फिर जब हम अब ये 2 जैसे 2 नंबर थे 4 और 6, 4/6, इसको हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग कर दिया। भाग करने के बाद क्या बचा? अब इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड बाकी नहीं रहा। जैसे अगर 2/3 के हम गुणनखंड करेंगे ना, तो 2 गुणा 1 और 3 गुणा 1 ही आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि भाई इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है। 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा था 1 के अलावा, तो 1 के अलावा आ रहा था तो हमने उससे भाग कर दिया। हमने यही कहा कि अगर भाई 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे भाग कर दो। भाग कर दिया। भाग करने के बाद हमारा नया नंबर आ गया, नई भिन्न आ गई, उसको हमने a/b नाम दे दिया। अब ये जो संख्या आई है, ये जो भिन्न आई है 2/3, अब इसमें 2 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा। ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये जो लिखा है हमने, ऐसी संख्याओं को ही हम
सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कि और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे 4/5। 4 और 5 को अगर हम कहें कि भाई कोई ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को भाग कर दे, गुणनखंड उसको ही बोलते हैं। तो एक ही है, एक के अलावा इन दोनों को और कोई नंबर हम ढूंढ नहीं सकते जो इन दोनों को भाग कर दे। मतलब 4 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये चीज़ हमने लिखी है कि भी आर और एस में अगर एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है तो उसको हमने भाग कर दिया। भाग करने के बाद हमारा आ गया ए और बी, और a/b, और ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनका अब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब इस सवाल में हम आगे चलेंगे। तो अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि a/b में, ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बचा, मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। लेकिन आगे जाके हम एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकाल देंगे, अभी हम सवाल में देखेंगे। तो वहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके बाद क्या आ गया, ये b है, इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा वर्गमूल 5b बराबर a। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों साइड वर्ग कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद हमारा हम ऐसे लिख देंगे वर्गमूल 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। अच्छा, अब इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5b का वर्ग, और ये आ जाएगा a का वर्ग। ये वर्गमूल ख़त्म हो जाएगा। जब हम वर्गमूल की संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल का निशान ख़त्म हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब इसको हम अगले पेज पे a² इधर लिख लेंगे और 5b² इधर लिख देंगे, साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। a² को तो इधर लिख लेंगे, 5b² को इधर लिख देंगे। तो हमने देखो a² बराबर 5b² लिख दिया। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः 5a के वर्ग को भाग करता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको अगर हम खोलें, ये a का वर्ग बराबर 5b का वर्ग है, अगर इसको हम खोल दें a का वर्ग बराबर 5b का वर्ग, तो क्या आएगा? देखो 5 गुणा b आएगा। तो ये सारे इसके a के वर्ग के गुणनखंड ही तो हैं, ये गुणनखंड है। और गुणनखंड भाग करता है जिस संख्या का के गुणनखंड होते हैं उसको। तो इसलिए हमने लिखा कि 5a के वर्ग को भाग करेगा। हमने कह दिया कि 5 जो है a के वर्ग को भाग करेगा। तो अगर 5 a के वर्ग को भाग करेगा तो 5 a को भी भाग करेगा, विभाजित करेगा। क्यों करेगा? हमने प्रमेय 1.2 पढ़ी हुई है, जिसमें क्या कहते थे कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और a के वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रमेय के द्वारा 5a को भी भाग करेगा। तो अगर 5a को भाग करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 5a बराबर 5c लिख सकते हैं। ये हमने कैसे लिखा है? जैसे हम कह रहे हैं 5 जो है a को भाग कर रहा है, ये a बीच में आ गया, 5 इसको भाग कर रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर तो आएगा भाग देने के बाद। मान लो c आ गया, c से इसने भाग करा, हमारा शेषफल 0 आ गया। तो हमें पता है इसको हम भाज्य को कैसे लिख सकते हैं? तो हमें पता है कि जिससे हम भाग कर रहे हैं और जो हमारा उत्तर आता है इन दोनों की गुणा के बराबर होता है। ये हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है। जैसे कि एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो 6 को हम 2 से भाग कर रहे हैं, 2 तिया 6 कट गया। तो हम इस 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 करके लिख सकते हैं। मतलब जिसे भाग कर रहे हैं और जो भागफल आ रहा है इन दोनों की गुणा करके हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5a को भाग कर रहा है, तो हमने जो उत्तर आया भाग देने के बाद c मान लिया, इसलिए हमने a बराबर क्या लिख दिया? 5c लिख दिया। हमारा जो a को 5 भाग कर रहा था, भाग करने के बाद हमने मान लिया भागफल जो है हमारा आता है c आता है, तो हमने a बराबर 5c लिख लिया। अब क्या करेंगे हम?
ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अब समीकरण नंबर 1 हमारा कौन सा है, समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, देखो 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग था। इसमें हमने a की जगह क्या रखना है, 5c रखना है। तो हमने रख दिया ये, तो क्या बन गया, देखो 5b का वर्ग तो यूं का यूं, और a की जगह आ गया 5c, तो ये हो गया 5c का वर्ग आ गया ये हमारा। तो हमने a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दी, और उसके बाद ये बन गया 5b का वर्ग बराबर 25c का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया। और फिर ये 5 जो है 25 के नीचे आ जाएगा और 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 5 5 25, तो काटने के बाद हमारा आ गया b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। तो अब हम क्या ले सकते हैं, 5b के वर्ग को विभाजित करेगा। जैसे देखो यहाँ पे आया था ना, भाई इसको हमने खोल के अभी दिखाया था, इसको हम खोल सकते हैं 5 गुणा b, तो 5a के वर्ग का गुणनखंड बन रहा था, इसलिए हमने कहा था 5a के वर्ग को भाग करेगा। इसी तरह हम इसको भी खोल सकते हैं 5 गुणा c, तो 5b के वर्ग को विभाजित करेगा, मतलब 5b के वर्ग का क्या बनेगा, गुणनखंड बनेगा। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 5b के वर्ग को विभाजित करेगा। तो 5 अगर b के वर्ग को विभाजित करेगा तो 5b को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 थी, इसको हम कारण में लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो अब हमने क्या देखा कि 5a को भी भाग कर रहा है और 5b को भी भाग कर रहा है। तो क्या हो गया, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ पर हमने देखा था कि 5a को भाग कर रहा है, और यहीं पे हमने ये भी दिखा दिया 5b को भी विभाजित कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, 5a को भी भाग कर रहा है, 5b को भी भाग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो हमने क्या लिखा, अतः a और b में कम से कम एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, मतलब हमने एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल दिया। अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो विरोधाभास का मतलब क्या हो गया कि एक अपोजिट बात निकल के आ गई। भाई शुरू में वहाँ पर हमने क्या दिखा दिया था कि जो a और b आए हैं सह अभाज्य संख्याएं आई हैं, इनमें कोई भी एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड बचा नहीं है, और यहाँ हमने एक 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल दिया। इसको बोलते हैं हम विरोधाभास। तो हम लिखेंगे भाई एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी। कल्पना हमने क्या करी थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये वास्तव में परिमेय संख्या होती तो हमारे पास गलत ये विरोधाभास नहीं आता। फिर ऐसे नहीं आता कि पहले तो हमने ये कह दिया था कि इस ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड बचा नहीं है, फिर बाद में निकल आया, ऐसा नहीं होता। तो इससे हमारा सिद्ध हो गया कि जो वर्गमूल 5 है एक अपरिमेय संख्या है। भाई अगर ये परिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा सवाल हमने सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हमने प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखा, जिसमें हमने वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम प्रश्नावली 1.2 से दूसरा सवाल देखेंगे।